देखो बेटा, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लिया था, है ना। अब अगर हम उसका एप्लीकेशन करते हैं, अगर उसका एप्लीकेशन करें तो एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन है बॉन्ड लेंथ निकालना। आपको आइडिया है कि बॉन्ड लेंथ, अगर किसी भी दो एटम में ज्यादा बॉन्ड बनेगा तो पाई बॉन्ड बढ़ेगा। बोलो, किसी भी दो एटम में ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बनेगा तो पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी, और पाई बॉन्ड बढ़ेगा तो लेंथ क्या होगी? तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर आपके पास कोई भी इस तरह का एग्जाम्पल हो, और उसमें आपसे पूछा है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे। और पिछली क्लास में आप निकाले थे, इसका बॉन्ड 16 है तो 2, है ना, 15 है तो 2.5, 17 है तो 1.5, 18 है तो 1, और 14 है तो 3। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो आंसर क्या हो गया था? O2 2 माइनस O2 माइनस O2 O2 2 प्लस। बोलो, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, N2 प्लस N2 माइनस N2 2 प्लस एंड N2 2 माइनस, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखो एक और ध्यान से देखने वाली चीज मिल रही है क्या, कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना साइज क्या हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है। देखने को मिला भाई, नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या? दो बड़े एटम, तो बड़े एटम का बॉन्ड तो बड़ा ही होगा ना। तो अगर यहाँ पर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3, इसका ये 15 है तो इसका भी 2.5, 13 का भी 2.5, 15 का भी 2.5, और ये 14 है तो 12 है तो 2, और ये 16 है तो 2, है ना। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम, मतलब इन लोगों का ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ। अब इन दोनों का बराबर है तो बराबर नहीं होगा। बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ती है। तो आप क्या करोगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ जाए तो माइनस वाले को बड़ा, प्लस वाले को छोटा कर दोगे। तो आंसर क्या हो गया? हाँ, हाँ, N2। बोलो भाई, सही है। तो एक तो हम लोग कॉन्सेप्ट ये बना लिए कि बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर निकाल अगर दिया है तो उसको देख के हम बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस का ख्याल रखेंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि वही इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में और CO प्लस में बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालें, है ना, बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 14 पे 3 आएगा, और इसका 13 है तो 2.5 आएगा। अच्छा, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात सोचें तो देखो C और वो दोनों न्यूट्रल एटम है। इसमें प्लस चार्ज आ गया किसी एक पर, जिस पर प्लस आ गया वो छोटा है, और जो छोटा है वो बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा छोटा बॉन्ड बनेगा। अरे प्लस आने से एटम की साइज घटती है ना भाई, तो छोटा एटम बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड क्या बनेगा? छोटा। यानी इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? कम। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं? बॉन्ड कम वाले का बॉन्ड लेंथ ज्यादा पढ़े है ना। तो अगर हमें पता है एक्सपेरिमेंटली कि बॉन्ड लेंथ, हमें एक्सपेरिमेंटली पता है, इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट नहीं, हमें पता है कि ये प्लस वाला छोटा होता है, इसका बॉन्ड छोटा होगा, इसका बॉन्ड बड़ा होगा। अगर एक्सपेरिमेंट कहता है कि ये आंसर है बॉन्ड लेंथ का, तो अब हम लोग बॉन्ड लेंथ के आंसर तो नहीं बदल सकते, एक्सपेरिमेंट कह रहा है ना, तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर तो बदल सकते हैं, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3.5 मान लिया जाता है, 3.5 मान लेते हैं। अगर CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर वैसे निकालोगे तो 2.5 आएगा। लेकिन इस बात को सही प्रूफ करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल है और ये वाला कॉन्सेप्ट गलत ना हो, इसलिए CO प्लस के बॉन्ड ऑर्डर को 3.5 एज्यूम कर लिया गया है। ये याद रखना होगा आपको, इसको होता नहीं है, एज्यूम किया गया, एज्यूम डैश। ये बोलो, बात समझ में आई आपको? समझना मत, याद करना हर बात। यस सर, याद करना है कि ऐसा हो, मान लिया गया। इसमें क्या समझना है जी? बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी की, बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, और बात करें स्टेबिलिटी की,
हम लोगों को पता है तीनों ही चीजें इस बात पर डिपेंड करती है कि दो मॉलिक्यूल में कितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बने हैं। जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी, एक बॉन्ड के बनने में एनर्जी निकलेगी, दो में और ज्यादा निकलेगी, तीन में और ज्यादा निकलेगी, और स्टेबिलिटी भी उसी में ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा। यानी जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, क्यों भाई? तो जेई में क्वेश्चन आया था कि Li2 प्लस, Li2 माइनस और Li2 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा था। तो आप क्या करोगे? बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे। हमने बताया था 1 से 8 में ऑड नंबर का हाफ और इवन नंबर का 1। तो Li2 प्लस ऑड नंबर है हाफ, Li2 माइनस ऑड नंबर है हाफ और इवन नंबर है 1। आपने अभी भी पढ़ा कि जितना ज़्यादा बॉन्ड है उतना ज़्यादा एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? Li2 की। और अभी आपने पढ़ा दोनों का बराबर आ जाए तो माइनस वाला बड़ा होता है, प्लस वाला छोटा होता है। जो छोटा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। Li2 प्लस Li2, यहाँ पर माइनस वाले को बॉन्ड लेंथ में पहले लिखे थे, यहाँ बॉन्ड स्टेबिलिटी आ रही है तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। प्लस वाला ज़्यादा होगा, एनर्जी प्लस वाले की ज़्यादा होगी, लेंथ माइनस वाले की ज़्यादा होगी। अब अगर ये वाले क्वेश्चन को किया जाए जो आईटी ने पूछा था, इसमें बॉन्ड एनर्जी पूछा गया था। फिर से आपको पता है कि 1 से 8 तक में, है ना, ऑड नंबर का आधा आएगा और इवन नंबर का 1 आएगा। तो ये देखो इवन नंबर इसका 1 आया, इन दोनों का आधा आ गया, तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी? 1 आया है तो, और ये दोनों बराबर है बॉन्ड ऑर्डर, तो प्लस वाला ज़्यादा हो जाएगा देन माइनस वाला। बोलो क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया कि नहीं? पक्का? इतना नोट कर लो तब आगे बात किया जाए। आगे लिखना चाहो तो लिखो, मॉलिक्यूल हैविंग जीरो बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूल हैविंग जीरो बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूल हैविंग जीरो बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट स्टेबल, इज नॉट स्टेबल। मॉलिक्यूल हैविंग जीरो बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट स्टेबल, इज नॉट स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 is non-zero. Bond order of C2 is non-zero and its stability is explained by, and its stability is explained by 2 pi bond present between 2 carbon atom, 2 pi bond present between 2 carbon atom। चलो आओ जरा इधर देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अगला एप्लीकेशन है सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या क्या निकाल लिया आप? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, है ना। इतना चीज आपने निकाल लिया। अब अगला एप्लीकेशन होगा, तीसरा चौथा जो भी नंबर हो, है ना, वो हो गया सिनर्जिक बॉन्ड। और जरा समझो, इधर देखो बोर्ड पे। जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ा है कि कोई भी मेटल अगर किसी लिगैंड के थ्रू, लिगैंड क्या होता है? जो अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मेटल को दे, उसको लिगैंड कहते हैं। अरे 3-4 बच्चे ध्यान से सुनते ही नहीं हो यार, कोचिंग में बैठने आए हो क्या? लिगैंड और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्लास 12 में पढ़ते हैं, तो ये हम लोग को जनरल आइडिया है कि लिगैंड और मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। लिगैंड में लोन पेयर होता है या माइनस चार्ज होता है, मेटल अपने डी ऑर्बिटल में उस इलेक्ट्रॉन को लेता है और उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात होती है। तो ये एक ऐसी बातचीत हो गई। अब कुछ ऐसे सॉल्ट हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जेसी सॉल्ट, जेसी सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल फेरोसीन। एक सॉल्ट है जिसका नाम है जेसी सॉल्ट और ये इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए, और ये भी है फेरोसीन, है ना।
इन दोनों में अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो प्लैटिनम क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन के पास Cl- है ये, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी Cl- देता है, ये भी Cl- देता है। और एथिलीन के पास न तो माइनस चार्ज है और ना ही लोन पेयर है, न तो नेगेटिव चार्ज है, न ही लोन पेयर है। इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर भी है, किसी को भी देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसके पास नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, लोन पेयर भी नहीं है, फिर भी एथिलीन प्लैटिनम के साथ एक बॉन्ड बनाता है जिस बॉन्ड का नाम है सिनर्जिक बॉन्ड। क्या नाम है? बिल्कुल वैसे ही C5H5। C5H5 का मतलब होता है साइक्लोपेंटाडाइईन आयन। इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइईन आयन। साइक्लोपेंटाडाइईन आयन, इसमें माइनस चार्ज दोनों पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो माइनस है पूरे मॉलिक्यूल में क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। माइनस यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे घूमता रहेगा ना। अगर ऐसे लिख सकते हो तो कह सकते हो कि दो साइक्लोपेंटाडाइन के मॉलिक्यूल के बीच में Fe को सैंडविच कर दिया गया। साइक्लोपेंटाडाइन के दो मॉलिक्यूल में आयरन को सैंडविच कर दिया गया, यानी इन दोनों के बीच में कुछ बॉन्डिंग हुई होगी। और यहाँ पर माइनस चार्ज तो है, लेकिन माइनस चार्ज फ्री नहीं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि माइनस चार्ज कोऑर्डिनेट बॉन्ड देके बॉन्ड बनाया होगा। हम ऐसा कह सकते थे अगर ये रेजोनेंस ना करता तो कहते कि भाई यहाँ की तरह यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो माइनस जब पाई में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बॉन्ड हुआ होगा जो यहाँ पे हुआ है ना। एथीन और प्लेटिनम में जो बॉन्डिंग हुई है वही बॉन्डिंग यहाँ पर भी हुई होगी, और इस बॉन्डिंग का नाम क्या है? सिनर्जिक बॉन्डिंग। और ये कैसे हुआ होगा थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर दो एटम में एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक एटम के पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। लेकिन इस एटम के पास बोलो क्या है? डी ऑर्बिटल है, खाली, खूब खाली है, डी ब्लॉक एटम है, और इसके पास देने के लिए लोन पेयर नहीं है, माइनस चार्ज है। फिर भी इन दोनों में जो बॉन्ड बना होगा वो बॉन्ड कैसे बना होगा, है ना? तो उस बॉन्ड का नाम है सिनर्जिक बॉन्डिंग। आइए समझते हैं बॉन्ड कैसे बना होगा। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स हैं जहां मेटल और हाइड्रोकार्बन आपस में बॉन्ड बनते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। मेटल और ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना। अब ये बॉन्डिंग कैसे बनी होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कैसे बनाया जा सकता है। आपको है क्या हो रहा है? माइक, आंख को दिक्कत है, सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा, अभी देखो आवाज आ जा रही पीछे? अच्छा, आप सुनो ध्यान से। तो ये बात पहले नहीं बोल सकते थे, हैं? सोचते थे क्या पता कभी सुनाई पड़ जाए, इंतजार कर रहे थे। हम लोग यार कमाल करते हो। देखो दो, इस वाले एग्जांपल को समझाते हैं। CH2 के दो मॉलिक्यूल जब पाई बॉन्ड बनाते हैं तो आपने पढ़ा है कि py और py जब मिलेगा, पाई बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग, याद आ रहा है? और बॉन्डिंग में दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा और एंटी बॉन्डिंग में दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाएगा। अब ये दोनों मिल गया ऐसे, तो ये क्या है? बॉन्डिंग। और दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे दूर भाग गया तो ये क्या है? याद आ रहा है? py और py मिला, मिलने पर पाई py बना बॉन्डिंग और पाई py बना एंटी बॉन्डिंग। अब जरा मेरे को बताओ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? दो। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? बॉन्डिंग में कि एंटी बॉन्डिंग में? क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा हुआ है। अब प्लैटिनम के पास दो तरह के डी ऑर्बिटल है। एक ऐसा डी ऑर्बिटल है जो भरा हुआ है
और एक ऐसा डी है जो वैकेंट है, 2 ऑर्बिटल है। हम ये देखना चाहते हैं कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसे हो रही है। तो देखो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, देखो कभी आपने लोन पेयर और माइनस चार्ज को डोनेट होते हुए देखा है, लेकिन अगर कोई पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इसका मतलब बॉन्ड ही टूट गया ना। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन जाए उतना आ जाए, तो क्या बॉन्ड के टूटने की सोचना पड़ेगा हमें? तो जितना इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गया, और इसका जो खाली एंटी बॉन्डिंग है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डी से आ गया, तो क्या पता चलेगा कि पाई बॉन्ड टूटा है? अरे पाई बॉन्ड तो बना ही बना है ना, बॉन्डिंग नहीं बना, एंटी बॉन्डिंग बना है, क्या फर्क पड़ता है? वो भी पाई है। बोलो समझ में आता है? तो इस तरह के बॉन्डिंग को, जहां पर म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ये इलेक्ट्रॉन 2 इसके साथ शेयर करता है, ये 2 इसके साथ शेयर करता है, इसी को क्या बोलते हो? सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हो। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जहां पर लिगेंड में पाई बॉन्ड हो, माइनस और लोन पेयर ना हो, और वो भी तो रेजोनेंस कर रहा हो, वो कंपाउंड मेटल के साथ इसी तरह की बॉन्डिंग बनाते हैं। वो क्या करते हैं? अपने बॉन्डिंग पाई के बॉन्डिंग ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन को वैकेंट डी ऑर्बिटल में शेयर करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल अपना शेयर करता है ना। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। तो अब पहले भी पाई बॉन्ड था, अभी भी पाई बॉन्ड है, अब बस पहले बॉन्डिंग था, अब एंटी बॉन्डिंग है, लेकिन है तो पाई बॉन्ड ही ना, है तो पाई नाम उसका, तो क्या फर्क पड़ता है? पाई बॉन्ड टूटा नहीं और दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी हो गई। तो इस तरह के बॉन्डिंग को क्या बोलते हो आप? सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हो। बोलो कुछ समझ में आया? थोड़ी बात दिमाग में गई है? बोलो। तो इसका ये जो एप्लीकेशन है सिनर्जिक बॉन्डिंग, वो किसका एप्लीकेशन हुआ? MOT का, कि बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डी में वैकेंट डी में जाना, और एंटी बॉन्डिंग में डी से इलेक्ट्रॉन आना। तो जब तक हमको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्लियर नहीं था, तब तक ये बात सोचने में हमें दिक्कत हो सकती थी। आगे बात करें, ये तो हमने समझाया कि सिनर्जिक बॉन्डिंग है क्या। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग पर क्वेश्चन क्या बनेगा, है ना? कैसे क्वेश्चन बनेगा जरा ध्यान से समझो। इसके बाद फिर ये देखो बेटा, अच्छा आप छाप लो। अब देखो भाई, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। देखो, जब मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड से बॉन्ड बनाएगा तो कैसे बॉन्ड बनता होगा? कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बोनिल, लिगेंड का नाम होता है कार्बोनिल का। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे बनाते थे, है ना। और इसमें हम लोग को एक आइडिया है रेजोनेंस पढ़ते पढ़ते कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसको प्लस लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस। बोलो। अब कार्बन पे माइनस है तो कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे सकता है। अब अगर कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। और अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दूं तो यहां पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा हो गया। बोलो मेरी बात समझ में आती है? अब उस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मेटल इसके साथ एक बॉन्डिंग करेगा, और उस बॉन्डिंग का नाम क्या होगा? बोलो समझ में आता है? एक बॉन्ड इसमें सिग्मा है, और जो पाई बॉन्ड है उसी में सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही। समझ में बात आई? कार्बन के 4 बॉन्ड दिख रहे हैं कि नहीं? कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया, 2 मेटल के साथ। एक तो इलेक्ट्रॉन देने वाला बॉन्ड था, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बात खत्म। अब एक जो बॉन्ड है वो, ये जो 2 बॉन्ड नहीं है, 2 बॉन्ड का है, कुल मिला के 2 ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हुआ ना। 2 इसने लिया, 2 उसको दिया, तो कुल ट्रांसफर 2 ही हुआ ना, 4 थोड़ी ना हुआ। तो 2 बॉन्ड में एक ही बॉन्ड बनेगा ना। देखने में तो लग रहा है 2 बॉन्ड बन गया, लेकिन 2 बॉन्ड नहीं बना, क्योंकि ये बॉन्ड अभी भी सेफ है। ये बॉन्ड सेफ है, अभी टूटा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये बॉन्ड सेफ है तो हम कह सकते हैं कुल मिला के 2 ही बॉन्ड बनाए। बॉन्डिंग हट के एंटी बॉन्डिंग हो गया। मतलब थोड़ा इसको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि ले मैन की तरह 2 कैसे है, 2 2 4 ना है, तो ऐसे करोगे तो ना आएगा। थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो आएगा, है ना। तो अगर हम मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के हम अगर इधर डबल कर दें तो कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे। बोलो। तो ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? सिनर्जिक बॉन्डिंग। और ये तो वो है जो कोई भी लिगेंड और मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनाता है। चलो, ये हो गया सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब मेरे को बताओ, जब पहले CO बॉन्ड नहीं बनाया था, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या था? ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। और अब CO बॉन्ड ऑर्डर क्या है?
बोलो यार, तो बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना पढ़ रहे हो यार। बॉन्ड 2 दिख रहा है ना, तो बोलो इसको कि 2। अब बॉन्ड लेंथ बताओ, पहले ज्यादा था कि अब है? अब ज्यादा है। पहले बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है, जब बॉन्ड ऑर्डर कम होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? तो बॉन्ड लेंथ लेस, और यहां पर बॉन्ड लेंथ मोर। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, इफ CO बॉन्ड लेंथ इज 1.28 एंगस्ट्रम, देन IT का क्वेश्चन है ये, CO बॉन्ड लेंथ इन FeCO5, है ना। आंसर दिया गया है 1.128 ही रहेगा, 1.15 हो जाएगा। आंसर दिया 1.11 रहेगा, आंसर दिया 2.5 हो जाएगा। पहले बॉन्ड लेंथ, पहले जब CO था तो बॉन्ड लेंथ इतनी थी, और अब जब CO बना तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तो इससे ज्यादा वाला आंसर होना चाहिए, है ना। तो इससे ज्यादा वाला आंसर ये नहीं है, एक ये है और एक बहुत ही ज्यादा है। तो ट्रिपल से डबल होने में कोई दुगना थोड़ी ना होता है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ये बात समझ में आ गई? ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एक अगला क्वेश्चन, अब अगर पूछा जाए इसमें कि इन विच कॉम्प्लेक्स CO बॉन्ड ऑर्डर इज मिनिमम, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें CO बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम होता है ना। CO बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम होता है। तो हम लोग इस बात को कैसे सोचेंगे? बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम तब हुआ जब 3 से 2 हो गया, और जब पहली बार बॉन्ड बना तो 3 से 2 नहीं हुआ था। जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया है तब 3 से 2 हुआ है। बोलो, जब लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया है तब नहीं 3 से 2 हुआ, जब मेटल ने लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दिया तब 3 से 2 हुआ। अब बताओ कौन सा मेटल लिगेंड को ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? कौन वाला? ये वाला, ये वाला, ये वो वाला। यहां मेटल में कौन सा चार्ज है? माइनस। यहाँ कौन सा चार्ज है? न्यूट्रल। यहाँ कौन चार्ज है? प्लस। तो जिसके पास ज्यादा होगा वही ना ज्यादा देगा। इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन सा देने वाला है? नेगेटिव वाला। और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका ट्रिपल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? समझ में आया है? दोनों ही IT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आपको आई है? तो बॉन्ड ऑर्डर का घटना और बढ़ना, इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। नोट कर लीजिए। स्टेट ऑफ मैटर वाला तैयार हो गया? नहीं तो उसमें तो है ना, तेरह के बाद तो IT का अपने पास था ना, उसमें होगा लाइब्रेरी में। तो और कोई होगा, क्योंकि आज खत्म हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग और स्टेट ऑफ मैटर शुरू करना है। नहीं तो ये देखिए कि पूरे क्लास के 60% बच्चे भाग गए थे, हम वही देख रहे थे उसे पूरा। जैसे अभी इस समय देखेंगे तो क्लास वहां तक बैठा, आखिरी बेंच तक। तो जो भाग गए थे वो तो पढ़ चुके हैं ना। इसका मतलब जो पढ़ रहे हैं उनका क्या है, उनका क्लास छूटा है, बाद में एडमिशन लिए। तो ऐसा कर दीजिए ना फिर, सॉलिड स्टेट हम उस वाले बैच में नीचे वाले में अनाउंस कर देते हैं कि 12 से 2 में एक्स्ट्रा क्लास चल, इसका छूटा है पढ़ लें, है ना। इसमें भी उसमें भी दोनों में कर देते हैं।
शुरू से पढ़ लो और क्या। नए पर्सन का मतलब मैं आपको बता दूं कि उसमें वही वो बैठे थे, क्योंकि मैं झांक के देखा तो पूरा क्लास गायब थी, पूरा बेंच खाली था। हमको समझ में आ गया वही बैठे थे जिनका छूट गया था, और कुछ ये सब जो हाँ हो गया, नोट हो गया, समझ में आ गया। क्या समझाने की कोशिश की गई है? यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग कहीं पे भी हो रहा है तो उससे अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड डबल में चेंज हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर घटता है और बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। और आपको अगर कोई मॉलिक्यूल सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं किया है, फ्री है, और इसके बाद कर लिया है, तो दोनों में बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना या बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने का कॉन्सेप्ट सीखना था यहाँ पे कुल मिला के। करिए आगे बातचीत। अभी आगे बात करूं? चले सुनिए। एमओटी का तो बहुत एप्लीकेशन है जी, है ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एरोमेटिसिटी में, लेकिन ये है कि आपको जरूरत नहीं है ज़्यादा, तो आज हम लोग यहीं पर एमओटी को बाइंड अप करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने हाइब्रिडाइजेशन सीख लिया, आपने एमओटी में उसका एप्लीकेशन भी कर लिया, है ना। अब अगला जो आपका टॉपिक होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग में, अच्छा रेजोनेंस में आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाए थे ना, याद होगा आपको? अगर निकालना सिखाए थे, अच्छा, तो अब आपका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर डायपोल मोमेंट, है ना। चलिए देखिए, डायपोल मोमेंट इन कोवेलेंट कंपाउंड, डायपोल मोमेंट इन कोवेलेंट कंपाउंड। चलिए बोर्ड पर देखिए थोड़ा, ये हम लोग को आइडिया है कि ए और बी में अगर पोलैरिटी है, अगर ए और बी में बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रेज होगा और ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अगर बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बी के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा और ए के पास कम टाइम स्पेंड करेगा, और इस तरह से यहाँ पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर इस चार्ज का कुछ भी मैग्नीट्यूड हम रख लें, कुछ भी रख लें, प्लस क्यू माइनस क्यू रख लें, और इन दोनों के बॉन्ड के बीच की लेंथ अगर हम डी कर लें, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी डेवलप होगी जिसका नाम होगा डायपोल मोमेंट, और इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, और ये बराबर होगा क्यू और डी के क्रॉस प्रोडक्ट के। फिजिक्स में हम डी को यहाँ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा? वेक्टर होगा। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के जाने के डायरेक्शन में केमिस्ट्री में बोली जाती है। फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन से नहीं मतलब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब होता है, इसलिए वहाँ माइनस से प्लस बोलते हैं, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की तरफ जाती है, इसलिए हम लोग उसी को डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हमें ध्यान देना है, अगर आपसे कोई पूछता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, और ऑप्शन दिया है म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ऑप्शन दिया है म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, सी दिया है बोथ, और डी दिया है नन। तो क्या आंसर लगाएंगे? क्या लगाएंगे? आपको पता है कि अगर आप कहते हैं म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, इसका मतलब हुआ म्यू बराबर के क्यू हुआ। अरे बोलो जी। तो के मतलब कोई कांस्टेंट, तो बताओ क्या डी कांस्टेंट रहता है हर एटम में? बोलो, यानी ये डेफिनेशन गलत है। म्यू हर जगह जहां बराबर आ जाए, इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी तभी होता है जब कुछ चीजें कांस्टेंट हो, है ना। अगर म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी,
इसका मतलब क्या हुआ, KD। तो क्या Q कांस्टेंट है? इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की बातें यहाँ नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऐसा बोलने से बात गलत हो जाया करता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ऐसे तो करते थे हम लोग, कहीं भी लिखा रहे तो कर लेते थे, है ना। तो यहाँ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट इंडिविजुअली न तो चार्ज पे डिपेंड करता है, न बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर मैं HF की बात करूं, HCl की बात करूं, HBr की बात करूं, HI की बात करूं, तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा आएगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ आयोडीन में ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ वहां ज्यादा आएगा। तो D की वैल्यू यहां ज्यादा होगी, Q की वैल्यू यहां ज्यादा होगी, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा किसका होगा? पता नहीं भाई, चार्ज पता हो, D पता हो तब ना। Q की वैल्यू यहां ज्यादा है, D की ज्यादा वहां है, तो डायपोल मोमेंट Q देख के बोलेंगे तो इसका ज्यादा होगा, D देख के बोलेंगे तो इसका ज्यादा होगा। लेकिन इंडिविजुअली किसी पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है। और मल्टीप्लिकेशन किसका ज्यादा होगा ये तो हमें थ्योरेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो ज्यादातर केस में मल्टीप्लिकेशन तो उसी का ज्यादा होता है जिसमें चार्ज ज्यादा हो, ज्यादातर केस में उसी का ज्यादा होता है। तो अगर ऐसा है तो फिर आंसर क्या हुआ? लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हो। अगर इसके बजाय एग्जाम्पल हम लोग ये ले लें, है ना, तो चार्ज की बात करें तो यहां ज्यादा और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वहां ज्यादा, लेकिन अगर हम दोनों के मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहां ज्यादा आता है ना। तो अब अपना आंसर बदल गया, और आंसर बदल गया तो याद रखने वाली बात होगी ना भाई, ये तो याद रखने वाली बात हो गई। अब कोई आपसे पूछता है कि ये एक्सेप्शनल ऑर्डर क्यों हुआ, तो आप उसका जवाब दोगे क्योंकि जो मेथिल क्लोराइड है उसमें साइज बड़ी है फ्लोरीन से, और अगर इसकी बात बोलेगा तो बोलोगे चार्ज ज्यादा है। मतलब हमें आंसर पता होना चाहिए, फिर हम आंसर रीजनिंग बताएंगे क्यों हो रहा है। आंसर पहले पता हो एक्सपेरिमेंटली क्या रिजल्ट आया, फिर हम रीजन देंगे। इन दोनों में पूछेगा तो बोलेंगे ड्यू टू बॉन्ड लेंथ, और इन दोनों में पूछेगा तो ड्यू टू साइज, वो चार्ज। बोलो समझ में आता है? लेकिन अगर ये बात ही नहीं पता हो तो क्या हम केवल चार्ज और केवल बॉन्ड लेंथ देख के आंसर दे पाएंगे? तो याद करना है कि डायपोल मोमेंट न तो चार्ज पे डिपेंड करता है इंडिविजुअली, न तो बॉन्ड लेंथ पे, हमेशा दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जिसका ज्यादा आएगा वो ज्यादा होगा, है ना। अब अगर ये एक एक्सेप्शनल ट्रेंड है, एक्सेप्शनल का मतलब कि ऑर्डर में जो आ रहा है वो नहीं है, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो रहा है, ये डिपेंड कर जा रहा है बॉन्ड लेंथ पर, और वैसा भी नहीं कि बॉन्ड लेंथ पर ही पूरा डिपेंड कर रहा है, नहीं तो ये आंसर होता है ना। अब जैसे मान लो एग्जांपल हमारे पास NH3 वाटर और HF है, बोलो भाई, तो NH3 वाटर और HF में अगर हम बात करें डायपोल मोमेंट की, तो अगर एक्सेप्शन नहीं पता है तो खोजना नहीं एक्सेप्शन, जो पता है वही करना। क्या चार्ज जिसमें ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, तो चार्ज किस में ज्यादा है, मतलब अगर एक्सेप्शन है तो याद रखना, नहीं है तो फिर चार्ज देख के आंसर लगाना है, पोलैरिटी देख के आंसर लगाना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। लेकिन ये नहीं बोलना है कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केवल होगा, ऐसा नहीं बोलना है। अब देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है ना, दो से ज्यादा एटम है, तो डायपोल मोमेंट के लिए वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। डायपोल मोमेंट इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है, जैसे अगर मॉलिक्यूल में दो से ज्यादा एटम ऐसे है, और अगर ये डायपोल है म्यू, और ये म्यू या म्यू1 और म्यू2 है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट म्यू निकालने के लिए वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों भाई, डायपोल मोमेंट अगर वेक्टर ही है तो वेक्टर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। बोलो, अब आपको पता है कि ये सारी चीजें पॉजिटिव में है, तो कोई भी एक बढ़ाओगे तो म्यू बढ़ेगा, यानी म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस थीटा के भी होगा। और हम लोग को पता है कि कोसाइन का ग्राफ ऐसे बनता है,
और साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, क्यों भाई? अगर हम cos 0 रखते हैं तो 1 होता है 0 डिग्री रखने पे, और अगर हम 90 रखते हैं तो 0 हो जाता है, लेकिन साइन में 0 पर 0 और 90 पे 1 हो जाता है। यानी कि साइन में तो जैसे जैसे आगे जाओगे वैल्यू बढ़ रही होती है थीटा बढ़ाने पर, लेकिन कॉस में क्या होता है, वो जितना थीटा कम रखोगे कॉस थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा आती है, पढ़ा है ना हम लोगों ने। यानी कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये कम रखोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा है, ये कम रखोगे तो ये ज्यादा है। अगर थीटा की जगह 0 डिग्री रखोगे तो 1 आएगा, और 90 ज्यादा रख दोगे तो 0 आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो याद रखना है फिजिक्स में भी और कहीं भी कि कोई भी दो वेक्टर अगर उनके बीच में एंगल कम है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जितना बॉन्ड एंगल कम होगा रिजल्टेंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। जैसे मान लो कि इस बेंजीन रिंग पर मैंने x एंड y करके दो ग्रुप लगा दिया है, और दोनों ग्रुप को ऑर्थो, मेटा और पैरा पे लगा दिया, और आपसे पूछा है कि बताओ कि इसमें किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो क्या बोलोगे आप? फर्स्ट सेकेंड, थर्ड सेकेंड फर्स्ट नहीं है, वो डिपेंड करता है कि x और y क्या है ना, ये नहीं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। x और y पे डिपेंड करता है। इफ x एंड y आर ऑफ सेम नेचर, अगर दोनों का नेचर सेम है, नेचर सेम मतलब या तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या तो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अगर बेंजीन रिंग पे Cl जोड़ते हो और दोनों को ऑर्थो पे जोड़ते हो, कोई जरूरी नहीं कि सेम नेचर का मतलब सेम ग्रुप हो ना, सेम नेचर हो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ले। जैसे मान लो तुम एक फ्लोरीन ही जोड़ दो चलो, और यहां पर जोड़ते हो, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन भी खींच रहा है और फ्लोरीन भी, यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ कर रहे हैं, माइनस आई है, यहां पर भी माइनस आई है। तो माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से या क्लोरीन और फ्लोरीन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये एंगल 60 डिग्री बना, ये 120 बना और 180 बना। बॉन्ड एंगल कम है तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ऑर्थो मेटा पैरा, आपने ओम प्रकाश याद कर लिया है ना। लेकिन अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं, इफ x एंड y आर ऑफ अपोजिट नेचर, अगर दोनों का नेचर अपोजिट है, मतलब बेंजीन पे जो x और y लगा है, अगर उसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन देने वाला एक लेने वाला लगा दिया गया है, इलेक्ट्रॉन देने वाला और लेने वाला लगा दिया गया है, बोलो भाई, अगर एक इलेक्ट्रॉन देने वाला एक लेने वाला लगा दिया गया है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये दे रहा है, ये ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हम लोग को पता है कि ये एंगल 120 होगा, क्योंकि अब यहाँ देखेंगे ना कि यहाँ देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे तो 60 होगा, और ये पैरेलल है तो 0, जब कोई चीज पैरेलल है तो मिलेगा ही नहीं, तो कैसे एंगल बनेगा, है ना। तो क्या हो गया 0, बोलो भाई, तो ये हो गया 0 डिग्री। तो अब आंसर बदल गया ना, अब बॉन्ड एंगल इसका कम हो गया, तो अब क्या हो गया, पैरा मेटा, ये अब पीएमओ हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उस समय ओम प्रकाश था। अब अगर मान लो ऐसा कोई सवाल दिया जाए जहां एक मेथिल एक एथिल दिया हो, तब क्या करोगे? मेथिल भी प्लस आई, एथिल भी प्लस आई, तो दोनों का नेचर सेम है, ओम प्रकाश, समझ में आ रहा है ना। मतलब ये नहीं कि बैठ के हम लाइन खींचेंगे, आता है तो हम करबे करेंगे, है ना। अरे आ रहा है ठीक है, मतलब आंसर भी लिखो, तो वो भी तो एक काम है, वही काम थोड़ा ना है, बहुत कुछ सीखने के लिए बचा हुआ है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या लगा दोगे? ओम प्रकाश, क्यों भाई? और मान लो एक यहाँ पे Cl है और एक एथिल है, तब क्या लगाओगे? एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, एक देने वाला है, तब क्या लगाओगे? पीएमओ, है ना। अब इसके बाद अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर एक OH है और एक फ्लोरीन है, जबकि दूसरे प्रश्न में यहाँ OH या यहाँ पे Cl है, और तीसरे वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ पर मेथिल और मेथिल है, तो देखो बॉन्ड एंगल में कोई अंतर नहीं होने वाला है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं 60 डिग्री, यहाँ भी 60, और ये भी मैं थोड़ा 60 ही कर देता हूँ, ये भी 60। बॉन्ड एंगल में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बॉन्ड एंगल में अंतर हो सकता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ड्यू टू रिपल्सन। अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा पास आने से लेस देन 60 डिग्री हो सकता है,
और ये लोन पेयर के रिपल्सन करने से ये बढ़ सकता है, और यहाँ ना अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है, तो 60 ही रहेगा। तब आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट के बाद थर्ड। इतनी बात दिमाग में आ गई है। तो बॉन्ड एंगल का देखना भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन दिया हो और डायपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछ रहा हो, ऐसे बना दिया है ना, ऐसे बना दिया, और आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे? आप टेंशन में आ जाओगे। क्या करोगे? जिसका बॉन्ड एंगल कम है और वो दिख रहा है ना कम है, और ज्यादा है तो क्या? सेकेंड। ये सब कोई ऐसा सवाल बेसिक ऐसा कुछ खास नहीं है, फंडामेंटल चीज है कि भाई हमेशा दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट ज्यादा होता है अगर बॉन्ड एंगल कम है तो। नहीं, इतना छाप लो तब आगे बात करें। करें आगे बातचीत। रब करूं, इधर से कर दूं। हो गया जी? चलिए सुनिए। हाँ, ये वेक्टर म्यू और ये म्यू है और इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा √3 म्यू। अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं? अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए।
चलिए सुनिए फिर, देखिए पीछे वाले बच्चे लोग, अगर दो वेक्टर म्यू है, उनके बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? √3 म्यू। म्यू और म्यू, म्यू मतलब दोनों म्यू है तो म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर इनटू cos 60 कितना होता है? हाफ। तो 2 कट गया तो म्यू स्क्वायर हो गया, √3 म्यू आ गया ना बाहर। अगर दो वेक्टर म्यू है और म्यू है, एंगल 120 है तो म्यू ही आएगा, क्योंकि म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर और cos 120 होता -1/2, तो 2 कट गया, म्यू स्क्वायर माइनस और प्लस कट गया, केवल एक म्यू स्क्वायर बचा, तो रूट के बाहर आ गया, तो उसका नाम वो हो गया म्यू, है ना। अगर ये वेक्टर म्यू है, ये भी म्यू है और ये भी म्यू है, और ये दोनों के बीच में एंगल 60-60 ऐसे है, तो नेट रिजल्टेंट कितना आएगा? 2 म्यू, क्योंकि ये म्यू और ये म्यू 60-60 डिग्री पर, ये तो 120 हो गया, और इन दोनों का रिजल्टेंट आया म्यू, इन दोनों का, और एक म्यू ऑलरेडी है, तो दोनों म्यू आपस में जुड़ गए, तो कितना आंसर आ गया? 2 म्यू। और अगर इक्वल वेक्टर इक्वल एंगल पे जा रहे हैं तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? ये सारे एंगल अगर 0 हो तो, क्यों भाई? अब अगर इन्हीं कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में लगाया जाए, इफ डायपोल मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड is 5.1 dB, then dipole moment of this compound is, क्वेश्चन करने का वही बचपन वाला तरीका, म्यू मान लीजिए और कर लीजिए। कैसे करते हैं? पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आगे सब आप ही कर रहे हैं। यहाँ पर हमको पता है बेंजीन की वजह से डायपोल नहीं हुआ होगा, इन दोनों की वजह से हुआ होगा। एक इस बॉन्ड को म्यू मान लो और इसको भी म्यू मान लो। हमें पता है कि ये दोनों म्यू 60 डिग्री पर हैं, तो इनका रिजल्टेंट √3 म्यू के बराबर आता अगर म्यू होता तो, लेकिन क्वेश्चन में इतना दिया है और √3 की वैल्यू हम लोग को पता है 1.73 होती है, तो लगभग अगर हम बात करें 1.7 लिख दें तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? आ गया। अच्छा, ये वेक्टर म्यू है तो यहाँ पर भी म्यू ही होगा और यहाँ पर भी म्यू ही होगा और यहाँ पर भी म्यू ही होगा, तो हम लोग को पता है कि अगर 3 वेक्टर 60-60 पे हो तो उसका आंसर कितना आता है? 2 म्यू। तो आंसर आता है 2 म्यू, तो म्यू की जगह पे हमें क्या रखना चाहिए? 3D, क्योंकि म्यू की वैल्यू 3D निकल चुका है, तो आंसर कितना हो गया? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो क्या करोगे आप? पहले एक का म्यू मान लोगे और आपको पता है कि अगर 60 डिग्री पर हो तो ये आंसर आएगा, इसके बराबर इसको लिख दोगे। समझ में आता है? अरे बोलो यार। म्यू की वैल्यू जो निकल जाएगी वहां पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन देते हैं, आप ये नोट कर लो और साथ में क्वेश्चन भी नोट करके कर लो। हाँ, सही आंसर। चलो,
करें आगे बात करें, बोलो बोलो क्या आंसर निकाले दूसरे वाले का? 2.5। तीसरे वाले क्या निकाले? 2D। हाँ 2D। हाँ देखो भाई, यहां पर अगर ये म्यू है, ये म्यू है और ये म्यू है, बोलो, तो अगर ये म्यू है तो आंसर तीनों अगर 60 पे ऐसे हो तो 2 म्यू आता है, तो 2 म्यू के बराबर दिया है 5D, तो म्यू की वैल्यू हमको पता चल गई। और ये हम लोग को पता है कि अगर म्यू और म्यू 120 पर हो तो म्यू ही आता है, दो वेक्टर म्यू 120 पर हो तो म्यू ही आता है, तो अगर ये म्यू और म्यू 120 पर है तो म्यू ही आएगा, तो म्यू बराबर क्या है? 2.5D। आंसर लिख दिए। नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, अगर ये 2D और 2D होगा तभी 2D आएगा। अब इसका तो नहीं निकाल सकते ना, इससे कि निकाल सकते हो? BR वाले CL का निकल जाएगा, बोलो, दिया है BR का तो CL का निकल जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता यार, सबका अपना अपना डेवलपमेंट होता है। हाँ अगर इसी क्वेश्चन में BR होता तो निकल जाता है, तब निकल जाता है। तो अब ये दोनों अपोजिट है तो इसका तो कैंसिल ही हो गया, बस एक ही का निकालना है, बोलो। तो अब यहां पर 2D है, म्यू बराबर 2D है, क्योंकि ये 2D आया है तो म्यू 2D आ रहा है, तो म्यू की वैल्यू 2D है, ये कैंसिल हो ही गया, बस एक ही म्यू निकालना है, तो आंसर कितना आ गया? कब? जब ब्रोमीन कर दोगे तब, और Cl कर लोगे तो बोलोगे आंसर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, है ना, ये आंसर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। आंसर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अगर सेम तरह की चीज नहीं दी हो तो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का डायपोलमेंट कैसे निकल जाएगा। ठीक, बोलो ठीक। अच्छा आगे बढ़ा जाए, कर लोगे ना इस तरह का सवाल कि धोखा दोगे? अच्छा देखो तो करके देखो, तो कर ले रहे हो? देखो यहां पर दिया है 3.4D और इसका पूछ रहा है ना, क्या करोगे? एक का दिया है, एक का पूछ रहा है, बोलो क्या करोगे? हाँ ठीक तो है, क्योंकि तुमको पता है कि ये 60 डिग्री पर है, तो 60 डिग्री पर 1.7 म्यू होता है, तो ये तुम्हें पता है कि ये म्यू बराबर कितना आ जाएगा? 2D, और ये तीनों वेक्टर तो कैंसिल ही हो गए, बस एक ही बचा, तो एक वेक्टर की वैल्यू हमें 2D पता हो गई, लगा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? सही है ना, बोलो। इसको आप म्यू और म्यू मानोगे तो एंगल तो 60 ही रहेगा ना, ये थोड़ा कि यही 60 हो जाए, कोई भी दो लोगे तो 60 होगा, तो 60 डिग्री पर इतना आता है 1.7√3, तो 1.7 म्यू की जगह ये दिया है, तो म्यू की वैल्यू आ गई, और म्यू की वैल्यू आ गई तो ये रिजल्टेंट इसका क्या करो, है ना, ये 0 कर लो, तीनों का बचेगा 1, तो एक म्यू का हमें निकालना, वो वैल्यू तो पहले से आ चुकी, रख दिया, आंसर आ गया, बोलो ठीक है, चलेगा? आगे बात करें। तो ये हो गया बेटा कहानी डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। जानते हो क्या होता है, जैसे क्लास 11th और 12th में अगर आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का सब कंटेंट पढ़ लिया है, मतलब जैसे हर बात जानते हैं आप, और बाय द वे आपका कम रैंक से सिलेक्शन हुआ या नहीं हो पाया, है ना, कम नीचे की रैंक आई या नहीं हो पाया, तो आप ड्रॉप लेते हैं 1 साल का और अपनी रैंक बढ़ा ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा, कंटेंट अच्छे से पढ़ा है। अब आपका काम हो गया कि भाई आपको केवल पॉलिश करना है, याद रखना है जो पढ़ा हुआ था। और अगर आपने 11th और 12th में प्रॉपर कोचिंग नहीं लिया, या जो जहां भी पढ़ा कंटेंट पूरा नहीं मिला, केवल आप ये सोच के पढ़ा अभी तो 11 है, अभी तो 12 है, तो वही क्या होता है, 12th के बाद आप ड्रॉप लेते हैं, और एक ड्रॉप लेने में पूरा नहीं होता है, 2 ड्रॉप लेना पड़ जाता है, क्योंकि 2 साल का कोर्स है ना, 1 साल में आप कोर्स तो कोचिंग में पढ़ लेते हैं लेकिन कवर नहीं हो पाता है, तो 2 ड्रॉप लेना पड़ जाता है। और एक ड्रॉप में जिनका होता है, सबकी बार कई बच्चों का हुआ, लेकिन एक ड्रॉप में जिनका हुआ कोई बहुत बड़ा रैंक नहीं आया उनका, बहुत बड़ा रैंक नहीं आ पाया। हाँ यहाँ 12th में ही बहुत बड़ी रैंक लगा दो, ठीक है,
लेकिन अगर 11-12 को तुम ऐसे पढ़ लेगे कि जो कंटेंट आपने कोचिंग में पढ़ा वो कंप्लीट नहीं था, तो फिर वो पे करने के लिए आपको 2 साल का टाइम बर्बाद करना पड़ता है। ये इसीलिए आईआईटी के रिजल्ट भी खराब होने लगे, क्योंकि दूसरा कोई चांस ही नहीं देता, आईआईटी 2 ही चांस देता है। भाई अब 2 साल में आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो ड्रॉप लेना पड़ेगा 2, या 11th में ढंग से नहीं पढ़ा 12th में ही सीरियस हो गए, 12th कम से कम अच्छे से कोचिंग कर ली, एकदम प्रॉपर पढ़ लिया, हर चीज़ पढ़ लिया ढंग से, और उसके बाद एक ड्रॉप लिया, अगर नहीं हो पाया 11th वाला तो एक ड्रॉप लिया, काम बन गया। लेकिन आप 2 साल का कोर्स 1 साल में कोचिंग में तो खत्म हो जाता है, बट आपको क्वेश्चन लगाने के लिए उतना वक्त नहीं मिलता, इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जिन बच्चों ने 11th-12th को बहुत प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ा है उन्हीं को टाइम लग रहा है, इसलिए घबराइए मत, खूब क्वेश्चन लगाइए, मेहनत करिए। अब उसके बावजूद भी अगर आप नहीं करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, फिर टाइम लगेगा। खूब क्वेश्चन दीजिए और खूब टाइम लगाइए। चलिए, मैं बोल रहा था कि अगर डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन इस तरह से कोई आता है तो आप वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट को लगा के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब कुछ क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, चलिए फटाफट कर लीजिए। सब अपने पुराने फेमस क्वेश्चन जो हम लोग बहुत करते आ रहे हैं। इसमें ऑर्डर लगा लीजिए फटाफट, है ना। ये क्वेश्चन इसमें ऑर्डर लगा लीजिए। हाँ जी, लगा लीजिए क्वेश्चन, इनमें ऑर्डर लगा लीजिए सब में से। तो 3 तारीख को सिलेबस कोई फिर ऑफिस में आके तो नहीं पूछेगा? मतलब अभी मैंने बता दिया तो सुन लिया ना, याद हो गया ना। क्या आएगा? केमिकल बॉन्डिंग एंड आइसोमेरिज्म, 2 चैप्टर आएगा। केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, तब तक खत्म कर लेंगे। आइसोमेरिज्म हो चुका है आपका, तैयार करना शुरू कर दीजिए। और केमिकल बॉन्डिंग में साथ ही में लगाना शुरू भी कर दीजिए ना, छोड़िए मत, साथ साथ चलते रहिए। बात नहीं, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए। कौन मना किया आपको नोट करने से? नोट करिए फटाफट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए बोर्ड पर, अगर कोई मॉलिक्यूल के बारे में पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी पूछी गई हो तो डायपोल मोमेंट जीरो और नॉन जीरो देखने के लिए उसकी ज्योमेट्री याद होनी चाहिए। अब रुक जाइए, अब थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, है ना, बीच में मत लिखिए। तो अगर हम लोग को SF4 का स्ट्रक्चर पता है कि SF4 में C-SAW शेप होता है, याद है आपको? सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाया, sp3d हो गया, एक लोन पेयर है 5, sp3d मतलब 4 बॉन्ड, तो C-SAW। तो अगर कोई मॉलिक्यूल C-SAW है तो ये दोनों का डायपोल मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का तो जीरो नहीं होगा ना, यानी इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ और मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर। तो एक तरीका तो ये है कि भाई मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री याद हो उससे करें। एक तरीका ये है कि अगर कोई मॉलिक्यूल का शेप रेगुलर है तो पक्का जीरो होगा, अगर शेप रेगुलर हो गया तो पक्का जीरो होगा, कहीं इरेगुलरिटी है तो जीरो नहीं होगा। और ये कैसे पता चलेगा?
अगर सेंट्रल एटम का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिए, डी कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल एटम का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर उतना बॉन्ड बना दो, जैसे मान लो सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंतिम शेल का इलेक्ट्रॉन 6 है, और 6 बॉन्ड बना दिया और सारे बॉन्ड एक ही तरह के एटम, सारे बॉन्ड एक ही तरह के एटम से बना दिया, तब उसका डायपोल मोमेंट पक्का 0 होगा, और नहीं तो 0 नहीं होगा, है ना, नहीं तो 0 नहीं होगा। फिर थोड़ा ज्योमेट्री वोमेट्री सोचना पड़ेगा। चलिए, तो सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाना चाहिए था, कितने बॉन्ड बनाए? तो पोलर 0 नहीं हुआ, लेकिन यहाँ 6 बॉन्ड बना दिया तो क्या, फास्फोरस के 5 बॉन्ड बन गए, 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नॉन पोलर, और यहाँ 3 बॉन्ड बन गए पोलर। क्यों भाई? अब यहाँ पर 5 बॉन्ड बने हैं, 5 बॉन्ड बने हैं, यहाँ भी 5 बने हैं। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा सारे एटम सेम तो है नहीं, अब देखना पड़ेगा क्या पता 2-2 एटम कैंसिल हो जाएं। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि आपको बताया थे कि जब फास्फोरस के 5 बॉन्ड बनाइएगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पे, तो पहले वाले में दोनों फ्लोरीन ऐसे जाएगा, बोलो बेटा, और एक Cl, 2 Cl ऐसे हो जाएगा, तो इसमें इनका तो 0 हो जाएगा, ये तीनों वेक्टर सेम नहीं है इसलिए डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। लेकिन दूसरे वाले सवाल में 2 फ्लोरीन ऐसे है, 3 Cl ऐसे है, तो इनका भी 0 होगा और ये तीनों का भी 0 होगा। तो समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर ये देखना ध्यान से, क्या ध्यान से देखना, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया, कौन सा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल वाला, तो बस ये देख लेना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर 2 है तब तो 0 होगा। अब ये 3 हो गया है तो नहीं 0 होगा, 2 है तो 0 होगा, बात खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, और ये क्या हो जाएगा, पोलर। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और 3 ही बॉन्ड बनाया है, पोलर। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 4 बॉन्ड बनाया, एक ऑक्सीजन के साथ 2 तो 4 ही बॉन्ड बनाना, पोलर। यहाँ पे 6 बॉन्ड बना दिया। बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और 3 बॉन्ड बना दिया, नॉन पोलर। ऑक्सीजन का भी 6 है, वैलेंसी मत देख लेना कि सर 2 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंतिम शेल का इलेक्ट्रॉन, तो ये इसमें 2 ही बॉन्ड बना है, पोलर, और यहाँ पर भी 2 ही बना होगा, पोलर। जेनन का 8 होता है, इनर्ट गैस है, बोलो, और यहाँ 8 हो गया है। हैलोजन का 7 होता है, सभी हैलोजन के अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ही बॉन्ड बना है, 7 बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कुछ बातें याद भी रखनी पड़ेंगी। जेनन में 8 बॉन्ड बना है, 8 बॉन्ड नहीं बना है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसका शेप लीनियर होता है, तो ये कुछ एक्सेप्शनल हो गए, थोड़ा ध्यान रखना होगा, और बस 2 ही ध्यान रखना, ज्यादा भी नहीं, बस 2, ये और ये। इसमें sp3d है और लीनियर है, तब 2 वेक्टर अपोजिट है तो 0 हो गया, और 0 हो गया तो नॉन पोलर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि रेगुलर है ही नहीं, इरेगुलर है sp3d3, तो ये पोलर। और इसमें भी HCl4 है, sp3d2 है, और 4 बॉन्ड बना है, तो स्क्वायर प्लेनर होगा, और कोई भी चीज अगर स्क्वायर में है तो चारों बॉन्ड आपस में इक्वल एंगल पे होंगे, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0, तो ये भी क्या हो जाएगा। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, पूरी बात में कंक्लूड करता हूं। किसी भी सेंट्रल एटम में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर उतना बॉन्ड सेम तरह के एटम से बना दिया तो 0 डायपोलमेंट और वैसा कंपाउंड नॉन पोलर। और सेम तरह के एटम से नहीं बनाया और sp3d वाला केस है, तब केवल देखना है, बाकी कोई केस है तो ये नहीं देखना है कि 2 सेम 2 डिफरेंट, सेम नहीं है तो काम खत्म, है ना। तो अगर sp3d वाला केस आ गया, तब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर 2 हो तब 0, 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है या कम है, तब ऐसे केस में 0 नहीं होगा, पोलर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जेनन के केस में। जेनन के केस में 8 बॉन्ड बन गया तब तो 0 होना ही है, लेकिन 2 और 4 बॉन्ड बनता है तब भी 0 होता है, क्योंकि ऐसे केस में मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, लीनियर और स्क्वायर, मतलब ज्योमेट्री लीनियर और स्क्वायर प्लेनर, इसलिए 0 हो जाता है। तो 3 बातें याद रखनी है आपको। पहली बात, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड, सेम एटम से 0। sp3d वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 है तब 0, है ना, 3 हो गया या 1 हो गया तो नहीं 0। और जेनन वाले में 2 बॉन्ड और 4 बॉन्ड पे भी 0 होगा, जबकि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना बॉन्ड हमने नहीं बनाया है। तो 3 बातें दिमाग में रखनी है और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। जरा बताओ, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, CO2 कैसा होगा,
कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 4 बॉन्ड बन गया नॉन पोलर। बताओ CH3Cl, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना, लेकिन चारों सेम तो नहीं है ना, तो कैसा हो गया पोलर। CH2Cl2, CHCl3 सब पोलर है यार। मैंने केवल sp3d में बोला ना बॉन्ड गिनने के लिए, और किसी में तो नहीं बोला, तो सब पोलर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बोलो SOF4। अरे इतना सोच क्या रहे हो यार, सारे बॉन्ड सेम है क्या? सारे बॉन्ड सेम तो है नहीं, तो इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? जब सेम होते तब ना दिमाग लगाते। चलो बोलो XeOF2 पोलर। अरे XeF2 जीरो ना, वो आ गया तो थोड़ा जीरो होगा, वो कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाएगा, अपना डायपोल तो क्रिएट करेगा ना। XeO2F2 है, जीरो हो गया, पोलर अभी भी है। XeO2F2 क्या होता है? sp3d, और sp3d में 4 बॉन्ड बनाओगे तो कैसा होगा? तो इतना कौन सोचे, सीधे सर बोल रहे हैं कि एक ही तरह का बॉन्ड बनेगा तब जीरो होता है। एक ही तरह का बॉन्ड नहीं बना ना सारे, तो जीरो नहीं हुआ तो पोलर हुआ ना। तो इतना क्यों हम दिमाग लगाएं? बोलो बोलो, छापो। इसमें भी पोलर नॉन पोलर बता देना है ना, टी तक वहां हुआ था, उसके आगे कंटिन्यू कर लेना, आंसर बता देना। है क्वेश्चन, वो तुम लोगों को उधर है, जरूरत नहीं लिखने की। करें आगे बात करें। करा जाए। हाँ बोलो, U वाले का डायपोल मोमेंट क्या बताया गया है? जीरो होगा कि नहीं जीरो होगा? बोलो, बताया गया आपको, बदमाशी मत करिए। आपको बताया गया कि इस कार्बन पर sp3 है और यहाँ भी sp3 है, और sp3 में चारों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में नहीं होते, होते नहीं है ना, पेन दो। एक और, ये देखो sp3 में चारों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में नहीं होते, टेट्राहेड्रल होता है sp3। अगर ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है तो ये Cl बोर्ड के प्लेन के बाहर निकला होगा, ऐसे ही नीचे वाला Cl भी ऐसे बोर्ड के प्लेन के बाहर निकला होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो अंदर होगा, उससे क्या मतलब हम लोगों, है ना। तो अगर बोर्ड के प्लेन के बाहर है दोनों Cl, तो क्या कभी रिजल्टेंट जीरो होगा? अगर दोनों ऐसे अपोजिट होते तो जीरो होता है, लेकिन अपोजिट कब होते? जब बेंजीन रिंग होता है, sp2 होता है। ये तो sp3 कार्बन है, तो ये Cl बाहर होगा
और ये भी Cl बाहर होगा तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, इसलिए कंपाउंड कैसा हो गया, पोलर। और इसी में बेंजीन नहीं लगा तो क्या कहते हैं, नॉन पोलर। समझ में आता है, बोलो बोलो, पोलर। हाँ, यहां पर भी पोलर, क्योंकि बताए थे आपको कि यहाँ OH है और OH है, डायपोल मोमेंट इन दोनों में तो जीरो होगा, लेकिन एक H और O में भी क्रिएट होगा। H और O में भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहां जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, दोनों वेक्टर का भी रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा, दोनों कुछ ना कुछ रिजल्टेंट बनाएंगे। क्योंकि हमको पता है OH V शेप होता है, हमको पता है ऑक्सीजन का दो बॉन्ड जब भी बनता है तो शेप कैसा होता है, V शेप। तो अगर V शेप है तो हमेशा ऐसे ही बनेगा, लीनियर तो होगा नहीं, है ना, और लीनियर नहीं होगा तब डायपोलमेंट जीरो ये वाला नहीं होगा, ऐसे ही OR में भी जीरो नहीं होगा, ऐसे ही SH में भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि OH SH सब सेम ही चीज है ना, एक ही शेप, सब V शेप बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ भी V शेप है, OH है, तो यहाँ भी जीरो नहीं होगा। तो जहाँ O आ जाए, S आ जाए, तो वहाँ पर तो V शेप होता है, तो वहाँ डायपोलमेंट कभी भी जीरो नहीं होता, और जीरो नहीं होता कंपाउंड क्या हो गया, पोलर 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 पोलर। समझ में आता है, बोलो। अच्छा, अब SnCl2 में टिन कार्बन फैमिली का है, तो कार्बन फैमिली का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4, और बॉन्ड कितना बना, 2, तो जीरो नहीं होगा। तो ये इसका भी क्या हो जाए, बोलो, छाप लो फटाफट।